साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया गया है कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ का रिस्पॉन्स शीट आ गया है, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में और आने वाले वीडियोज़ में आईसीएमआर जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें जो आपकी क्वेरीज़ हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन में कोई डाउट ना रहे। पहली क्वेरी जो बच्चों के ज़हन में है कि सर हमारी रिस्पॉन्स शीट कहाँ पे है, एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट। तो बेटा आईसीएमआर जो होता है वो अपना रिस्पॉन्स शीट डिक्लेयर नहीं करता है। जितनी बार इन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया है उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो जो भी मेमोरी बेस्ड, अगर आपको याद है कि मैंने भाई इस क्वेश्चन में मैंने ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया था या बी को सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से ही आप अपने नंबर को अभी जोड़ सकते हैं। बाकी 2022 में आईसीएमआर ने जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, तब जाके उन्होंने रिस्पॉन्स शीट भी एक्टिव किया था। बट तब तक उस रिस्पॉन्स शीट का उतना फायदा नहीं रह जाता है। बट फिर भी आप वहां पे जाके अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं और क्या रिस्पॉन्स किया था वो आपको तब पता चलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। बाकी जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं सेक्शन बी डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लाइफ साइंस को डील करते हैं बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद मैं सेक्शन ए डिस्कस करूंगा, बी को डिस्कस करूंगा, और मैं पहले उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जो इजी गोइंग थे, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से आए हुए थे। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से आए थे, या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया था और जो क्वेश्चन आपके करने वाले थे, मतलब कॉमन सेंस लगा के आप उसको कर सकते थे, उन क्वेश्चंस को पहले मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से सेक्शन ए को भी डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको एक मोटा मोटा आपको भी आइडिया लग जाएगा और मेरे को भी आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले थे और क्या कट ऑफ हो सकती है। ठीक है। और उसके अलावा फिर हम लास्ट पार्ट में जितने भी आपके चैलेंज करने वाले क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आप जो है पर्टिकुलर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है? तो धैर्य रखिएगा, आज से कल सुबह तक में आपको सारे क्वेश्चंस का जो भी हमारे पार्ट से हो सकता है उन सब का डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन अगर चैलेंज करने वाले हैं उनके लिए भी आपको प्रॉपर रेफरेंस के साथ यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंगिंग द क्लास ऑफ द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो यानी कि एनाल्जेसिक मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो आपके दर्द जो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दर्द निवारक बोलते हैं अगर हिंदी में बताया जाए, तो जो आपके पेन को कम करें। ठीक है, पेन को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो उसमें आपका एस्प्रिन आता है, पैरासीटामोल, ये आपने बहुत ज्यादा जब आप कभी बीमार होते हैं तो आपने पैरासीटामोल खाया होगा। और एस्प्रिन जो है, जैसा कि हम अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से तैयारी किया होगा तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है आईसीएमआर का कि एस्प्रिन जो है वो किसको इनिबिट करता है, कहां से हम आइसोलेट करते हैं, इन सारी बातों पे हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, एस्प्रिन इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ ए केमिकल नोन एज ए प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने आपको रटवाया था कि पी से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, पी से पेन होता है, एस्प्रिन जो होता है वो इसी को इनिबिट करता है। और किसको इनिबिट करता है आगे के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक आपका मेजर एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है एस्प्रिन इसी को क्या करता है, इनिबिट करता है, यही इसका मेन एंजाइम होता है इस पाथवे का। और इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे नए जुड़े हैं इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा ताकि आगे भी कोई अगर आपसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर कर सके। बाकी जो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है वो वर्ड है यहाँ पे नॉन नार्कोटिक। तो इसमें भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। नॉन नार्कोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग जिसके लिए आप एडिक्टिव ना हो, मतलब आप उनके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और ड्रग होता है तो आप उसके लिए एडिटिव हो जाते हैं, मतलब एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको इससे नहीं है कि आप इससे एडिक्ट हो जाएंगे कि आपकी बॉडी को पैरासीटामोल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक बोलते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो इसका ट्रू होगा। और यही आंसर जो है वो आईसीएमआर ने भी दिया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, सिकल सेल एनीमिया, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो डीबीटी की तैयारी रही हो या किसी भी तैयारी रही हो, जो बच्चे यहां से पढ़कर गए थे उनके लिए ये आपका बोनस क्वेश्चन था, मैंने आपको रटवाया था।
सिकल सेल एनीमिया में आपके ग्लूटामिक एसिड की जगह से वैलिन आ जाता है, वी से विलेन करके रटवाया था मैंने, ठीक है। एक बार जो नए बच्चे जुड़े हैं वो फिर से जान लें, और वी से क्या होता है, ट्रांसवर्जन की स्पेलिंग में क्या आता है, वी आता है। बाकी 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होता था, बीटा ग्लोबिन चेन पे होता था, ये सारी चीजें होंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। बाकी नेक्स्ट टाइम से अगर पूछेगा तो सिकल सेल एनीमिया आपके पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, इसके अलावा ये आपके मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे। यहाँ के प्लेटफॉर्म से जो बच्चे गए थे, दोनों ही क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे, जोन वाले थे। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने 2022 के टाइम पे चर्चा किया था, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको हेपेटाइटिस के बारे में ही पूछा है, बाकी ये मैंने आपको चार्ट लगा दिया है आपके रेफरेंस के लिए। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और बाकी जितने भी आपके हेपेटाइटिस होते हैं वो आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। बाकी हमने जब एक चैप्टर भी आपको अपलोड करके रखा है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, जब भी हम बात करते हैं वहां पे हेपेटाइटिस का नाम आता है। तो यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी आता है, और यहाँ पे आपका कौन सा आरएनए वायरस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका हेपेटाइटिस बी होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बना के पूछा है, बायोटेक से क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए आपने किया है, फ्रॉम अनदर स्पीसीज से आपने किया है बाय आर्टिफिशियल। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो जो आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ट्रांसजेनिक बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये पूरी बायोलॉजी बायोटेक में आपका पूरा चैप्टर ही होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, तो आप वहां से ट्रेस कर सकते थे। बाकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो तो हम केवल मेटिंग वगैरह कराते हैं, तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कोई मतलब नहीं है, ह्यूमनाइज्ड का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शंस के बेसिस पे भी आप यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते थे। बाकी एक क्वेश्चन ये है, ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे कोर जूलॉजी वाले हैं उनको ये क्वेश्चन पता होगा, आगे के लिए मैंने लगा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एंट्रोबियोस वर्मिकुलरिस को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो आपका वर्म होता है ये आपका पिन वर्म होते हैं। बेसिकली जो जितने भी आपके एस्क्लेमेंथीज फाइलम में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वर्म मिलेंगे। एक आपका जैसे फाइलेरिया का वर्म होता है, ठीक है। तो जितने सारे आपके ट्रू वर्म्स होते हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, और फाइलेरिया वर्म जो होता है ये आपका वुचेरिया आता है, ठीक है। याद आ जाएगा, वाउचेरिया, ब्रेनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मेलाई, ये सारी चीजें आती हैं। बाकी मैंने यहीं पर दो चार चीजों को आपके फर्दर, अगर आप नए जुड़े हैं और किसी और एग्जाम में जाना चाहते हैं तो बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है उसको भी हम समझ लेते हैं। राउंड वर्म जो होता है ये आपका एस्कैरिस होता है, जो अमूमन सभी लोग जानते हैं। इसके बाद विप वर्म जो है ये मैंने लगा दिया है, ट्राइकोविरिस को विप वर्म कहते हैं, आगे याद रखिएगा। इसी तरीके से जो हुक वर्म है उसको एनसाइक्लोस्टोमा कहा जाता है। ये सारे इसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। बाकी लोआ लोआ जो होता है इसको हम आई वर्म बोलते हैं। एंट्रोबियोसिस को यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इसको हम पिन वर्म कहते हैं। मोस्ट कॉमन पैरासिटिक निमेटोड ऑफ मैन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबसे कॉमन है। ऑक्सुरियस जो है वो इसका दूसरा नाम भी है। इसी तरीके से आपका एक ड्रैगनगुलस मेनिंडाइसिस होता है, ये इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, गिनिया वर्म बोलते हैं। और इसके लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं और आईसीएमआर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पोलियो डिजीज है, सॉरी पोलियो नहीं मैं कहूंगा, आपकी जो स्मॉल पॉक्स है, अगर मैं स्मॉल पॉक्स की बात करता हूं तो इसको वर्ल्ड से इरिडिकेट कर दिया गया है, मतलब अब ये खत्म कर दिया गया है। ये आईसीएमआर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और मैंने इसको सॉल्व करते समय बताया था। और उसी तरीके से जो आपका गिनिया वर्म है इसको भारत से इरिडिकेट किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा, गिनिया वर्म जो है इसको भारत से इरिडिकेट किया गया है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चंस के लिए कोई बात नहीं, अगर आप कोर जूलॉजी वाले हैं तो आपके लिए बोनस था। अगर आप कोर जूलॉजी वाले नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया है तो भी अच्छी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके छोड़ने के लिए थे। अगर आपको आता है, श्योर शॉर्टेड है, तभी ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग्स इन द यूरिन इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है। आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है, और एक आपका जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यूरिन के फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन होता है। 90% ऑफ द जो आपके वाटर वगैरह होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन वगैरह यही से सब सारी चीजों में आपका आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आपका रखा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता है कि पैसिव है कि एक्टिव है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स का पैसिव भी होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्टिव भी होता है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं और सर्च करके मैं आपको कल तक टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि क्या ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है या नहीं है। बट फिर भी जो ऑप्शन इन्होंने दिया है ये पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एकदम सही ऑप्शन है। बट फिर भी
कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। बट चूंकि यहाँ पे उन्होंने ड्रग्स की बात किया है तो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा कि क्या ड्रग्स के केस में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन जो कि मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी जब आपको सॉल्व कराया था तो मैंने उसी समय आपको रटवा दिया था, मतलब आपको बताया था, और डीबीटी जेआरएफ 2023 के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के समय मैंने बोला था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फार्माकोलॉजिकल एजेंट है जो कि डोपामीन को टारगेट करता है, यानी डोपामाइन के रिसेप्टर को, तो किस डिजीज के लिए आप उसको यूज करेंगे। तो बस आपको सिंपल सा यहाँ पे पकड़ना था, डोपामीन जो होता है ये दो डिजीज में इन्वॉल्व होता है। एक आपका पार्किंसन होता है बेटा, आगे से याद रखिएगा, और मैंने इसको पार्किंसन के लिए तो मैंने आपको डीपी बताया है, व्हाट्सएप पे आप डीपी चेंज करते हैं तो डोपामीन का रिलेशन पार्किंसन से हो जाएगा। और दूसरी जो आपकी डिजीज है वो आपकी साइजोफ्रेनिया है। ठीक है, पार्किंसन में क्या होता है, डोपामीन की मात्रा कम हो जाती है, साइजोफ्रेनिया में डोपामीन की मात्रा बढ़ जाती है। बस आगे से याद रखना, पार्किंसन यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं तो सीधा आपको साइजोफ्रेनिया लगाना था। एल्जाइमर में हमेशा क्या होता है, आपका एस्टिल कोलिन जो होता है बेटा, एस्टिल कोलिन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ए से अल्जाइमर, ए से एस्टिल कोलिन को कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस जो है वो पार्किंसन से रिलेशन नहीं है। तो बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा। बहुत बच्चे फंसे, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए थे, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कोई मेरे वीडियो के थंबनेल पर मत जाइए, हर वीडियोस को देखिए, समझिए। हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ कहा है और वहां पे मैंने बोला भी था कि हो सकता है साइजोफ्रेनिया नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूं। एंटी मलेरियल ड्रग, ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इसमें भी कोई दम नहीं था, ये आपका एंटी मलेरिया ड्रग जो है ये आपका आर्टिमेसिन जो होता है, ये आपका आर्टिमेसिन ड्रग जो होता है, आर्टिमेसिन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली ये आपका अल्फा बीटा आल्टीथर होता है, आर्टिमेसिन एनुआ प्लांट से हम इसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहां से ट्रेक कर सकते थे। बाकी मोलैरिटी का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फॉर कन्वर्टिंग mg/ml को अगर आपको मोलर यूनिट में किसी ड्रग के लिए ले जाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए। तो भैया जब मोलैरिटी में आपको जाना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में मैंने आपको हार्मोन्स वगैरह पढ़ाए थे, वहां से पूछा गया एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है इन द रेड बोन मैरो, वेयर इन द बॉडी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका किडनी में प्रोड्यूस होता है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में अगर आप मेरे हार्मोन्स के लेक्चर में जाएंगे तो मैंने इसको आराम से मैंने इसको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है।